हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिक तय करें कि मेरे लिए ये संकल्प होगा, मैं ये करूंगा। नमस्कार, न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे समाज में इंसान के जीवन में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और वो हैं बच्चों की शादी करना और अपना घर बनाना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की जमा पूंजी खर्च हो जाती है बच्चों की ब्याह शादी में और घर का सपना सिर्फ सपना रह जाता है। और भी बहुत से कारण हैं, धन का ना होना वगैरह वगैरह। लेकिन क्या घर का सपना सपना ही रहेगा? असल में अगर हम पिछले कुछ वर्षों में हो रहे बदलाव को देखें तो जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, बहुत से लोगों को उसका लाभ डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर मिला है और उनका जीवन बदल रहा है। किस तरह से, थोड़ी सी बात हम फिल्म के जरिए देखते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। आजादी के 7 दशकों में नगर महानगर बढ़ते गए और साथ ही बढ़ती गई ऐसे लोगों की तादाद जिनके हिस्से में आया झुग्गी बस्तियों का नारकीय जीवन या फिर किराए के मकान। 2 जून की रोटी की तलाश में आया एक बड़ा वर्ग इन नगरों की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा होने के बावजूद बरसों से अपनी छत, अपनी चार दीवारी से वंचित रहा। संघर्ष उसकी नियति बन गई, कभी पानी के लिए, कभी ईंधन के लिए, तो कभी परिवार, बच्चों की सुरक्षा के लिए। ऐसा लगने लगा कि इनका अपना घर महज सपना ही रह जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का क्रियान्वयन शुरू होने के बाद परिस्थितियां रूपांतरित हुई हैं और इस योजना से उम्मीदों को नई रोशनी मिली है। एक बार अपना घर बन जाता है तो घर के हर सदस्य की सोच भी बदलती है, आगे बढ़ने का नया हौसला पैदा होता है। हमारा प्रयास है हर परिवार की इस जरूरत को पूरा करना और उसके सम्मान को बढ़ाना। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का फोकस विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं पर ही हमने केंद्रित किया। संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने का सफर शुरू हुआ जून 2015 में। उनके अपने आशियाने के ख्वाब को हकीकत की जमीन दी है। इस योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अकल्पनीय परिवर्तन की अनगिनत कहानियां लिखी हैं। जहां कभी झुग्गी बस्तियां हुआ करती थी, आज वहां संपूर्ण सुविधा संपन्न बहुमंजिला इमारतें हैं। अपनी छत के नीचे तमाम सहूलियतें तो मिली ही, साथ ही महिलाओं को घर से बाहर शौच जाने के अभिशाप से मुक्ति भी मिली। इन मेहनतकश औरतों को मिले अपने घर, अपनी छत ने एक बदतर जिंदगी से निजात तो दी ही, साथ ही समाज में उनका मान भी बढ़ाया है। सुदूर दक्षिण में मछुआरे समुदाय की महिलाएं हों या फिर कपड़े धोकर गुजारा करने वाले इस समुदाय की, तेलंगाना में मजदूरी करके गुजर बसर करने वाली कौसिया बी हो, या झारखंड के चना विक्रेता की पत्नी, या फिर बिहार के मधुबनी में टोकरी बिनकर गुजारा करने वाली ये महिला, इनके लिए अपना आशियाना महज एक कल्पना से अधिक कुछ न था। लेकिन आज अपनी छत पाकर हर किसी की आंखों में आत्मसम्मान की खुशी और बेहतर सामाजिक स्तर का आत्मविश्वास दोनों ही झलकता है। परिवारों को अपने आंगन की छांव मिली है तो बच्चियों को भी आसमान छूने के ख्वाब देखने की हिम्मत मिलने लगी है। लाखों परिवारों के जीवन में अविश्वसनीय बदलाव की ये बयार पूरे देश में चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाओं को अपने घर की स्वामिनी बनाकर उनके सशक्तिकरण को नया आयाम दिया है और उनके जीवन को गरिमामय और संपूर्ण बनाया है।
माननीय प्रधानमंत्री के एक विजन से लाखों जीवन की नियति बदल रही है। अपने आशियाने तले जिंदगियां मुस्कुरा रही हैं और आंखें कल के सुनहरे ख्वाब देख रही हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में अब तक लोगों के मन में यही बात रहती थी कि सरकारी योजनाएं उनकी घोषणा तो हो जाती है लेकिन ज़मीन पर बहुत ज़्यादा काम होता नहीं है। लेकिन अब बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ जब लोगों को मिलना शुरू हो गया है तो उनका असर किस तरह दिखाई दे रहा है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की। और आज की इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं श्री अमृत अभिजात, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मिशन डायरेक्टर हैं हाउसिंग फॉर ऑल के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। और हमारे तीसरे मेहमान श्री वी राजन जी, आप जनरल मैनेजर हैं नेशनल हाउसिंग बैंक से। और साथ ही बहुत से लाभार्थी देश के कोने कोने से हमारे यहाँ स्टूडियो में आए हैं जिनको इस योजना से लाभ हुआ है। बहुत से लोग हैं, तकरीबन संख्या में आज 30 लोग हैं और इनसे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार इनके घर का सपना साकार हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिश्रा जी, आप इसे हम ये समझें, ये घर की योजनाएं तो बहुत रही हैं, तब में और अब में क्या फर्क है? देखिए, शहरी इलाके में घर का प्रारंभ जो है 2004-05 में JNNURM कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था और पूरे 10 साल में 2004 से 14 तक लेकर के कुल 12.4 लाख मकान सैंक्शन हुए थे और उनमें से कुछ 8 लाख के आसपास मकान बन पाए थे। करीब 4.5 लाख मकान तो बने ही नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक संकल्प किया, जब वो 2015 का इस प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत कर रहे थे जी, कि जब हम देश की आज़ादी का 75वीं जयंती मनाएंगे यानी 2022 में, तो हमारे देश में कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास अपना खुद का मकान ना हो, चाहे वो शहरी इलाके में हो चाहे ग्रामीण इलाके में हो। और केवल ये मकान नहीं, उन्होंने कहा केवल मकान नहीं, बल्कि मकान के साथ उसके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए हर घर में शौचालय हो, गैस का चूल्हा हो, पीने का पानी हो, यानी उसकी जो ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये केवल दीवारें नहीं बल्कि सारी की सारी चीज़ें। इसके लिए एक 2011-12 में उस समय के योजना आयोग ने एक अनुमान किया था कि देश में कुल कितने मकानों की ज़रूरत होगी शहरी इलाके में। ये उनके जो विशेषज्ञ दल की, योजना आयोग के विशेषज्ञ दल की एक अनुमान था कि लगभग 1.7 करोड़ शॉर्टेज है। इसको हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई उसके बाद राज्यों के द्वारा, क्योंकि अल्टीमेटली ये राज्यों का काम है, तो राज्यों के द्वारा इसका पूरा का पूरा इसका एक असेसमेंट किया गया और उस असेसमेंट के मुताबिक जो हमारा लेटेस्ट असेसमेंट है, लगभग 1.12 करोड़ मकान की शॉर्टेज है। और अगर इसका देखें तो जो असेसमेंट था उसमें ज़्यादातर जो शॉर्टेज है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो समाज के जो निर्बलतम वर्ग के लोग हैं उनके लिए शॉर्टेज है, और दूसरा लोअर इनकम ग्रुप, जो जिनकी जो 6 लाख से कम की सालाना इनकम होती है, करीब 96% जो शॉर्टेज है इन्हीं 2 ग्रुप के लिए। यानी हमें जो टारगेट करना है शहरी इलाके में, इन्हीं 2 ग्रुप को टारगेट करना है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को टारगेट किया गया। अब इस योजना में बहुत बड़ा लक्ष्य था, 1 करोड़ मकान बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ संभव लगता है, जिसके लिए कैसे आप बनाएंगे, ज़मीन कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। तो मैं तो इस बात के लिए सबसे पहले तो राज्यों को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज हम लोग इस मंत्रालय में 96.5 लाख, लगभग 1 करोड़ मान लीजिए, मकान हम सैंक्शन कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि अगले महीने दिसंबर के महीने की जब मैं CSMC करूँगा तो हम 1 करोड़ की फिगर के आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, इसमें से लगभग 57 लाख मकान हम लोग ग्राउंड कर चुके हैं, जो कि मौके पे उस पर काम चालू हो चुका है। क्योंकि मकान सैंक्शन करने के बाद भी जो राज्य सरकार हमें प्रपोजल लेके आती है, उसको सैंक्शन करने के बाद उसके बाद आगे की प्रक्रिया को पूरा करते हुए काम को शुरुआत करना ज़मीन पे, उसमें वक्त लगता है। तीसरा, उसको पूरा करना, पूरा करने के लिए लगभग हम
29 लाख के आसपास, मैंने 28.6 लाख मकान हम पूरा भी कर चुके हैं और लोग उसमें रह रहे हैं। और मैं पूरे देश के कोने कोने में जाता हूँ। लगभग 29 लाख मकान आपने लोगों को दे दिए मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ। यहाँ पे तो आप लाभार्थियों से सीधे बात करेंगे जी। मैं देख करके आश्चर्य करता हूँ, जैसे कि पहाड़ पे अब हम तमाम सारे जगह जाते हैं, हिंदुस्तान के कोने में जाते हैं, जिस प्रकार की खुशी मुझे देखने को मिलती है लोगों के, उनके बच्चों के, उनके परिवार के, उनकी ज़िंदगी में जो एक बदलाव आया है, एक नए सपने, एक नए उनको पंख मिले हैं इस प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद, देख करके बहुत खुशी होती है। जी। अमृत अभिजात जी, आप मिशन डायरेक्टर हैं हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट के। आपसे समझना चाहेंगे, ये योजना इतनी बड़ी है, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने भी जिक्र किया, 2015 में शुरू हुई और 1 करोड़ के करीब मकान का लक्ष्य है। तो ये जो तमाम जो घर बनाने की बात, ये किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से आइडेंटिफिकेशन की कि कहाँ मकान बनेंगे, जिन जिन जगहों की बात की, ये सब क्या जरा समझाइए। राज्यों से हम लोगों ने ये अनुरोध किया था कि टेबल सर्वे जैसे पहले प्लानिंग कमीशन का था, उसके बाद हम लोगों ने राज्यों को कहा था कि आप नगर पालिका परिषद, अर्बन लोकल बॉडीज़ में इस प्रकार का एक बार सर्वे करें कि जिन लोगों ने मांग की है उनकी माली हालत क्या है, उनकी ज़मीन की उपलब्धता है या नहीं है इत्यादि की करके एक वैलिडेटेड डिमांड जो है फाइनली वो दें, जिसके अंतर्गत की 1 करोड़ 12 लाख की मांग आज स्थिर हुई है, जिसमें जैसा सर ने कहा कि हमने 96.5 जो है उसको पूरा कर लिया है। इसको ये करेंगे। प्रक्रिया ये है कि एक बार नगर पालिका में ये मांग तय हो जाता है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसके बाद वो राज्य सरकार में आते हैं, जहाँ पे कि मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में एक कमेटी और बनी हुई है, जिसमें कि प्लानिंग के लोग भी हैं, हाउसिंग के लोग भी हैं, वित्त के भी लोग रहते हैं। वो वहाँ पे निर्णय लेते हैं कि इसमें ज़मीन कहाँ से देंगे, राज्य का क्या अंशदान रहेगा, इन्वायरमेंट के क्लियरेंसेज हैं, क्योंकि शहरी और ग्रामीण में थोड़ा ये फ़र्क है कि हम जब मकान बनाते हैं तो उसमें क्लियरेंसेज अर्बन वाले में काफ़ी ज़्यादा देखने होते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं हमारे, तो सीवर के साथ ट्रंक लाइनिंग है कि नहीं है, बिजली की क्या व्यापक व्यवस्था करनी होती है, इन सब चीज़ों को पूरा करके एक DPR के रूप में वहाँ पे पास होता है। फिर भारत सरकार जब वो आते हैं तो सचिव जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई उसमें भी अन्य मंत्रालय के लोग हैं, सब लोग हैं। फिर ये निर्णय होता है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना गाइडलाइन के अंतर्गत ये आता है और हम धनराशि फिर उसको देते हैं। तो 3 स्टेज में इसका चयन होता है। फिर राज्यों को हम इसमें धनराशि देते हैं और एक बड़ा ही अच्छा मिसाल है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का राज्यों के साथ ही नहीं, अगर इसमें बैंकर ना होता, बिल्डर ना होता और लोग ना होते, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंशदान मेहनत से, धनराशि से और इच्छा से पूरी जोर शोर के साथ जो देश की आवाम जो अपने इस सपने को पूरे करने में लगी है, तो राज्य, केंद्र, बेनिफिशियरी, लाभार्थी स्वयं एवं बैंकर और बिल्डर का एक बहुत ही अनूठा संगम इसको कह सकते हैं इस सपने को पूरा करने में और इस विजन को देखने में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। यही इसकी प्रक्रिया है। इसमें संजीव जी एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, जो हमारे मिशन डायरेक्टर ने बताया कि देखिए इसको पूरे हम 4 घटक के तौर पे देखते हैं। मैं सबकी जानकारी के बता देता हूँ। 4 घटक ऐसा है कि पहला है हमारा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी जो शहर में जो आदमी जहाँ रह रहा है, या तो उसका मकान छोटा है जिसमें वो परिवार को पूरे रख नहीं सकता है, या उसके मकान टूटा फूटा है, बुरी हालत में है, या ज़मीन है उसको पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो मकान में बिल्कुल माली हालत इतनी अच्छी नहीं कि उसको रख सकता है। तो ऐसे लोग जो जहाँ पे जिनके पास ज़मीन है, उसको हम लोग वहीं पे 1.5 लाख रुपए भारत सरकार इसको जब सैंक्शन करती है तो हम 1.5 लाख रुपए देते हैं। राज्य सरकारें अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कोई 50,000 दे रही है, कोई 1 लाख दे रही है, कोई 1.5 लाख दे रही है, 2-3 लाख दे रही है। ये आप ऋण देते हैं? तो हम नहीं, हम उसको अनुदान देते हैं। हम उसे 1.5 लाख अनुदान देते हैं। अच्छा। राज्य सरकारें भी इसको अनुदान दे रही हैं। अच्छा। और वो अपना कुछ लगाता है, तो वो जहाँ पे रह रहा है वहीं पे वो अपना मकान बना लेता है। इसको हम लोग बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें हम 96.5 की बात कर रहे हैं, इसमें करीब 56 लाख ऐसे लोग हैं जो जहाँ रह रहे हैं अपने या तो मकान को सुधार करके वहीं बेहतर बना रहे हैं या वहाँ पे नया मकान बना रहे हैं। दूसरा जो है वो इसको कहते हैं एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि जहाँ पे पब्लिक बॉडी, यानी जैसे कि वहाँ पे लोकल बॉडी है या सरकार की वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे सरकारी एजेंसी, वहाँ की जो हाउसिंग बोर्ड हो सकता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकता है, नगर निगम हो सकता है, पालिका हो सकती है, वो मकान बनाते हैं, मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं
और मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना के ऐसे लोग हैं उनको भी भारत सरकार 1.5 लाख रुपए प्रति के हिसाब से देती है, राज्य सरकारें भी अनुदान देती हैं और उसमें बेनिफिशियरी अपना कुछ मिलाता है, उससे उनको मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में मकान मिल जाता है। ऐसा हमारा दूसरा है, लगभग 28 लाख मकान हमारे ऐसे हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनर है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक मॉडल 8 किस्म के मॉडल बना के दिया और तमाम सारे बिल्डर्स, आप देखते होंगे अखबारों में भी निकलता है, वो बिल्डर्स भी इसको बना करके मकान, जैसे कि उनको अगर पार्टनरशिप में बना रहे हैं और बना के इसको बेनिफिशियरी को इसको लाभान्वित कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा है वो है, कहते हैं इसको इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, यानी जहाँ पे स्लम्स हैं, आप शहरी इलाके में जैसे लोग आए हैं और वहाँ पे स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो उन झुग्गी झोपड़ियों को रीडेवलप करके पूरी तरह से उसे हटा करके और वहाँ पे नए मकान बनाते हैं, मोनिटाइज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ज़मीन जब उसको स्लम्स बनता है तो 1 स्टोरी का बनता है, वहाँ पे 10 स्टोरी 12 स्टोरी 14 स्टोरी के मकान आप बना सकते हैं। तो जो आप बनाएंगे उसको बनाने के लिए मोनिटाइज करते हैं और वहाँ पे दूसरी जो है हायर कैटेगरी की या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल चीज़ें बनाते हैं, वहाँ से रीपेमेंट करते हैं। इसमें भी भारत सरकार 1 लाख रुपए देती है, राज्य सरकार कुछ देती है। ये हमारा तीसरा है, जिसमें लगभग 4.6 लाख इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट के तहत हमें अलग अलग राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, उसको हमने दिया है। और चौथा, जिसमें राज्य सरकार का सीधा नहीं बल्कि सीधे बैंक, अच्छा, यानी अगर कोई बेनिफिशियरी जो कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में एलिजिबल है, अर्ह है, जिसके पास अपना मकान नहीं है, मकान उसके पास पर्याप्त नहीं है, वो अगर बना बनाया मकान खरीदना चाहे या मकान खरीदने के लिए लेना चाहे तो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है। जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, सारे के सारे बैंकों में ये सुविधा है कि आप अप्लाई करेंगे। और किस में अप्लाई करेंगे? क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत उसको, अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है या लोअर इनकम ग्रुप का है, तो उसको जब लोन बैंक के द्वारा सैंक्शन हो जाता है तो लगभग 2.5 लाख रुपए सीधे उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा चला जाता है, 2.5 लाख से ज़्यादा, जो कि अगर पूरे पीरियड में देखें तो लगभग 6 लाख रुपए उसके, जो 20 साल का लोन अदा करने का जो पीरियड है, लगभग 6 लाख रुपए उसको मिल जाता है। दूसरा जो है, इसमें जो सबसे बड़ा लाभ 2017 में शुरुआत किया गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की कि हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप, आज तक कभी भी मिडिल इनकम ग्रुप, ऐसे लोग जिनकी आमदनी 12 लाख से कम यानी 1 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी हो या 18 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी हो, ऐसे लोगों को मकान सरकार से नहीं मिलते थे। लेकिन ऐसे भी जो मिडिल मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के लिए ये सुविधा जो अनाउंस किया गया और 17 में इसको शुरुआत किया गया, इसके तहत आज की डेट में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग, अब वो कौन से लोग आते हैं? यंग प्रोफेशनल से नए नए नौकरी शुरुआत किया और अपना जो है शहर में आ गए, या यंग बिजनेस पर्सन हैं, अब उनके पास मकान नहीं है, वो लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और इतना पॉपुलर है कि समझ लीजिए कि 2004 से 14 में पूरी ऋण योजना में 18,000 मकान मिले थे। आज हम लोग 8.1 लाख मकान ऋण जो है बैंक से डायरेक्ट ऋण के माध्यम से दे चुके हैं। हमारे माननीय मंत्री जी जो शहरी कार्य आवासन कार्य के मंत्री हैं, उन्होंने क्लैप एक नया पोर्टल अभी हमने जारी किया है, जिसके माध्यम से अब बेनिफिशियरी जब बैंक में अप्लाई करेगा, वहाँ से लेकर के जब तक उसको पैसा मिलेगा नहीं, न केवल उसको एसएमएस से जानकारी मिलेगी, बल्कि एक एक स्तर पे वो समझ सकता है कि हमारा एप्लीकेशन इसमें कहाँ पे है। वो डायरेक्टली पूरा इतना एक्सेस, क्योंकि इतने सारे ग्रीवांसेस लोगों के होते थे, पहले बैंकों के माध्यम से आता था, बैंक उसको पूरा इकट्ठा करके एक साथ हेडक्वार्टर को भेजता था, फिर वो एक साथ नेशनल हाउसिंग बैंक तक पहुँचता था उनको लोन देने के लिए। अब उसकी जगह एक एक लोन पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी उसका आधार के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से, वो सारा चीज़ देख सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ क्लैप के माध्यम से अभी हाल ही हमारे मंत्री जी ने लॉन्च किया। तो ये हमारी जो चौथी स्कीम है, इसमें 8.1 लाख लोगों ने लाभान्वित किया। ये कुल मिलाकर के 96.5 लाख होते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं राजन जी को भी चर्चा में लाना चाहूँगा, और वो ये कि अभी जो तमाम बातें हुई कि जिसमें बैंक की भी जो भूमिका है और ख़ासतौर पे CLSS की जो बात हुई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कितना आसान है किसी भी व्यक्ति को ऋण लेना बैंक से, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात थी वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़रा बताएंगे आप। सब ये बोरो लोन जब बैंक ब्रांच को जाता है, उनको सबसे पहले होम लोन एप्लीकेशन दे जाता है, उसी में है पूरा परिवार का उनका डिटेल्स भरने के बाद फाइनली वो अब आखिरी में उनको PMI CLSS सब्सिडी लेना चाहता है, वो लिख के देना है। लिख के देने के बाद बैंक ब्रांच लोग उनको जानकारी करके फिर उसको ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करता है, करके उनको परिवार का क्या इनकम है, परिवार का
मकान है, नहीं तो ये पहले मकान है। और ये पहले मकान भी परिवार का फीमेल नाम में है। वुमन ओनरशिप का इम्पोर्टेंस अच्छा। देता है इसमें। अच्छा, सो वुमन ओनरशिप होने में क्या होता है, ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के बाद वो जाके ये प्लान टाउन एरिया में है। पहले 4,000 करीब टाउन था, सिटी कोड था। अभी इस गवर्नमेंट ने सेंसस का टाउन 4,051 करीब था, उसको 17,000 करीब 18,000 करीब अभी टाउन कोड बढ़ गया। ओके। इसका मतलब ये पूरा एक्सपेंड किया। ये 18,000 टाउन में जितना भी बैंक ब्रांच है, शेड्यूल बैंक है, नहीं तो आवास वित्त कंपनी है, जी। कोऑपरेटिव बैंक है, इसमें किसी भी परिवार जाके वो एप्लीकेशन लेके भर के दे सकता। एक बात मैं आपसे यहाँ ये दे- पूछना चाहूँगा हाँ कि ये जो सब परिवार हैं जिनके लिए ये आवास योजना बनाई गई है, जाहिर सी बात है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जैसा मिश्रा जी ने शुरू में ये बात कही। अब एक तरफ उनको ऋण भी लेना है, अनुदान तो अलग हो गया, लेकिन जो जहाँ तक ऋण की बात है, तो ऋण लेने के अगेंस्ट बैंक कुछ तो गारंटी लेता है। तो आप लोग क्या इन सब से कोई गारंटी लेते हैं या नहीं लेते हैं? और अगर किसी की हालत ऐसी वो ऋण समय पे ना चुका पाए, किस्त ना दे पाए, ईएमआई ना दे पाए टाइम पे, तो क्या होता है? सबसे पहले है, इन लोगों का पहले क्रेडिट का स्कोर होता है। अच्छा, इनका भी होता है। अच्छा। जिसको क्रेडिट स्कोर नहीं होता है, उनको क्या है, वो फर्दर उनको जाके उनको परिवार को डिटेल पढ़ के फिर वो लोन लिखता है इनका कितना रीपेमेंट कैपेसिटी है, उसके ऊपर उनको लोन का देखता है। उनको क्या है, सपोज 10 लाख का लोन चाहिए तो जी, इनको 1 लाख तो मार्जिन मनी चाहिए। ओके। 1 लाख मार्जिन मनी चाहिए, 9 लाख उनसे लोन मिल जाएगा। 1 लाख रुपया इनको जुटाना पड़ेगा। हाँ, इनको जुटाना पड़ेगा, हाँ जी। मार्जिन बनी जाए। मार्जिन मनी ठीक है। वो मार्जिन मनी होने में वो 9 लाख इनको लोन देगा, उनको क्रेडिट कैपेसिटी के ऊपर, वो उसके ऊपर वो क्रेडिट स्कोर होता है। ठीक है। वो उसको बैंक लोग क्या बोलता है कॉमन लैंग्वेज में, रिस्क प्रोफाइलिंग। ठीक है। रिस्क प्रोफाइल माध्यम से इनको क्रेडिट स्कोर बना के इनको आगे बढ़ा देता है। अभी क्या होगा, ये 9 लाख लोन में ये लोग ब्याज दे देंगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। सपोज आप वो यहाँ आके क्रेडिट लिंक स्कीम में उनको सब्सिडी मिल रहा है जी। इसका मतलब 2.5 लाख उनको सब्सिडी मिलेगा। वो क्या कहें, 9 लाख का इन लोगों को 2.5 लाख का सब्सिडी मिलने में 9 लाख 4.5 लाख बन जाएगा। पहले 9 लाख में ब्याज 10% लग दीजिएगा, रखने में उनको 9,000 बनता है महीने, ऐसा एग्जाम ले लेंगे। ठीक है। ठीक। अभी 4.5 लाख में इन लोग 10% EMI करेंगे, उनको 4,500 देना पड़ता है। इसका मतलब 2,500 उनको बचता है। वो 2,500 ये परिवार का बच्चों को एजुकेशन में होता है, हेल्थ में होता है, सो बहुत बड़ा उनको फायदा मिल रहा है। इस पर और भी बातें करेंगे। जो लाभार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, जो आए हैं देश के कोने कोने से, और महिलाओं की बड़ी संख्या है। और जैसा कि अभी बातचीत में भी बात आई थी, आप लोगों ने बताया कि ये मकान महिलाओं के नाम में दिए जा रहे हैं। तो बारी बारी से हम चाहेंगे कि अब आप में से कुछ अपने अनुभव बताइए, और आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आई हैं और किस तरह आपको मकान मिला है, ज़रा बताएं। हरियाणा करनाल जिला से, करुंडा से। तो मेरा कच्चा मकान था जी पहले। अच्छा। तो ये योजना चली है, मैं गई हूँ वहाँ कमेटी में। कब की बात है ये? कौन से ये 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए। हाँ जी, फार्म भरे थे हमारे को। अच्छा। घर पता चला पड़ोसियों से। आपका कच्चा घर था? हाँ जी, तो कच्चा घर था कड़ियों वाला। हम गए फिर वहाँ पे फार्म भरने, कोई सरकारी बंदा आया, भाई ये योजना चल रही है, आप लाभ उठाओ अपना। तो गए हम, सारा जो कागज़ कुगज़ थे अपने सारे लेके गए वहाँ पे। तो हमने फार्म भर दिए। पहले 1 लाख रुपए दिए उन्होंने, फिर 1 लाख फिर दिए, एक फिर 50,000 दिए। तो हमारा मकान अब बन चुका है, फाइनल हो चुका है। तो हम बड़ी खुशी कर रहे हैं, ऐसा धन्यवाद कर रहे हैं उसका, जो हमारा इतना सोचा हमने। हमारा जी भगवान के रूप में आया, ये मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे भगवान के रूप में आया, जो इतनी सोच रहा है सबके बारे में और सब कर रहा भी है जी। कोई और बताना चाहेंगे? सरोज जी बताइए, आप भी करनाल से? सर मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। सर हस्बैंड नहीं है मेरे। तो मैं सोचती थी अब मैं कैसे मकान बनाऊं, कच्चा मकान था, बहुत दिक्कत होती, जब सब बारिश आती थी, बच्चे रोते थे भी, कैसे करेंगे, और ख़ुद से करना तो बहुत मुश्किल होता है सर। तो स्कीम के बारे में पता लगा, सब नगर पालिका गए, वहाँ फॉर्म वगैरह भरे, ID जमा कराई, सब कुछ किया, तो निकला नंबर। सर बहुत खुशी हुई सर, पूरी किस्त पूरी हो चुकी है,
मेरा मकान तैयार हो गया, 7 महीने हो गए मैं अपने नए मकान में रह रही हूँ। बहुत खुश हैं बच्चे भी, सब फैमिली बहुत खुश है देख के मकान। और कौन हमारे पास घर नहीं था सर। 35 साल से हम झोंपड़ी में ही रह रहे थे। बारिश आती है, पानी है, आंधी है, उड़ जाता था, छप्पड़ को पकड़ कर ही बैठते थे। तो हम बहुत रोते थे, बहुत परेशान थे हम। एक बेटी है तो, और घर इसलिए नहीं था हमारे पास कि कोई रोजगार नहीं था। मजदूरी है तो पेट भरने ही लाख कमाते हैं, तो घर कहाँ से बनाते? 2-4 हज़ार बचाते तो उसमें घर कहाँ से बनाते? तो हमने ये सोचा कि अपनी बेटी को ही पढ़ा लें, घर तो बनेगा नहीं 2-4 हज़ार में। फिर हमने अपनी बेटी को ही पढ़ाया। बेटी ने AA कर ली। बेटी की तरफ से तो खुश हो गए, लेकिन हमारे पास घर नहीं था तो हम फिर भी दुखी थे। फिर कि कोई आएगा तो कहाँ बैठेगा। अब लड़की के भी फ्रेंड है अच्छे अच्छे स्कूल के, कोई किसी को हम घर नहीं ला सकते अपने। आज हमें प्रधानमंत्री योजना की पता चली तो हमने अपना सब, जैसे सब लाभार्थियों ने करा ऐसे फार्म भरे, हमने भी भर दिए तो हमारा नंबर आ गया। हम बहुत खुश हो गए, बहुत। हमने आज अपना पक्का मकान बना लिया। औरों की, पैसा वालों की तरह आज हमारे पास भी अपना पक्का मकान है। हम बहुत खुश हैं। मोदी जी, योगी जी को बार बार धन्यवाद जी। मेरा आदमी रिक्शा चलाता था, रिक्शा चला के आता था और नाइट में बस स्टैंड में रहता था। मेरे को पैसे धेले नहीं देता था। मैं खाना बनाने जाती थी सर, मेरे को बर्तन का काम मिल जाता था। ये शादी ब्याह में, पार्टी में वो बर्तन मांजती थी मैं। तो ये मेरे को कहीं भी देख के मेरे को मारा करता था। मैं छुप छुप के काम करती थी। मेरे 3 बच्चे थे और मेरी छत में कुछ नहीं था सर, बोरे की पट्टी और ये बारीक वाली जो रायमू नहीं आती ना, उसकी ठटार। मैंने बहुत मुसीबत उठाई सर। और अब मेरा 2 कमरे का कच्चा मकान था, तो अब मेरा मकान इतना अच्छा बना है सर कि मैं कहीं से भी आती हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत सुकून। मोदी जी को धन्यवाद। आप सबको बहुत बधाई। अब थोड़ा इधर की तरफ जो हमारे मेहमान यहाँ आए हुए हैं उनकी भी हम बात सुन लें। पहले हमारा कच्चा मकान था जिससे हम बहुत परेशान रहते थे। बरसात के टाइम पे काम धंधा कुछ कर नहीं पाते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि ज़्यादा समय घर सुधारने के लिए लगता था। लेकिन प्रधानमंत्री योजना द्वारा जो हमें राशि मिली उनसे हमने हमारा पक्का मकान बनाया। उसमें हमने 2 कमरे, 1 लेटरिन बाथरूम और किचन ये सब बना लिया। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अच्छा, आप में से ज़्यादातर लोगों के मकान वो थे जो पहले कच्चे थे, अब आपने पक्के बना लिए। कोई यहाँ ऐसा भी है जिसके पास मकान था ही नहीं और उनको मकान मिला है? वो हाथ उठाएं। मैडम आप बताइए पहले। सर मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं और सर मैं लगभग 5 साल से किराए के मकान में ही थी और मैंने उस दौरान इतनी मुसीबतें झेली हैं क्योंकि किराए के मकान में रहना आज आसान नहीं है। क्योंकि एक तो प्राइवेट जॉब सर, उसमें लिमिटेड सैलरी आती है, उसमें आधा से तो पैसा किराए में ही चला जाता है हर महीने। जी जी। तो सर बाकी महीना काटना बहुत मुश्किल होता था। तो सर हमारे पास एक छोटा सा प्लॉट था जो हमने पहले लिया हुआ था। जी जी। तो सर उसके लिए हमने मकान बनाना चाह रही थी लेकिन कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था। तो फिर उस दौरान सर नगर निगम देहरादून से अब मुझे मालूम चला कि प्रधानमंत्री जी की ऐसी कोई योजना आई हुई है। तो मैं नगर निगम गई, सर मैंने फॉर्म वगैरह भरा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिए और सर कुछ ही टाइम में मेरा अनुदान पास हुआ है और मुझे सर 2 लाख रुपए 4 किश्तों में मिले हैं, डीबीटी के माध्यम से मिले हैं। और सर मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरे पास था वो सब मिला के मैंने आज बहुत बढ़िया मकान बनाया है और सर खुशी होती है, जो भी देखता है कहता है बहुत अच्छा मकान बनाया है, बहुत अच्छा मकान बनाया है। चलिए, आपको बहुत बधाई। आपके पीछे जो माता जी बैठी हैं, आप बताइए। हाँ, मेरा नाम सुमित्रा है। मैं उत्तराखंड डोई वाले से आ रखी सर। अच्छा जी। मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ। तीनों बच्चों की मैंने शादी कर दी सर। लोगों के कोठियों में काम कर करके मैंने तीनों बच्चों की शादी कर दी सर। मेरे पे सिर्फ झूपड़ी थी और आज मुझे डोई वाले से पता चला कि यहाँ सरकारी योजना आ रखी है, तो मुझे नगर पंचायत वालों ने ही भरवाया था सर।
कुछ तो मेरी दीवारें तो थी पक्की सर, ऊपर टीन पड़ी हुई थी, लेकिन कमरे 2 ही थे, रसोई कुछ नहीं थी। लेकिन अब मेरे पे रसोई भी हो गई सर, लैट्रिन बाथरूम भी हो गया, 2 कमरे हो गए, किचन बन गया, मेरे बच्चे सही से रह रहे। मिश्रा जी, ये तो जीवंत कहानियां हैं हमारे सामने, सक्सेस स्टोरीज इस योजना की। आपसे यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा संजीव जी, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं एक बार जी रांची गया था और ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे बहुत दिन में काफ़ी बिजी हो गया, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे रिव्यू करते करते, तो मैंने कहा मैं चलूँगा कुछ मकान देखने के लिए। और शाम को देर से मैं जो मकान बने थे उनको देखने गया एंड इतनी खुशी हुई कि वहाँ पे लेडीज़ बच्चे सब सामने नाचते गाते हुए जा रहे हैं। घर घर को इतना सजा रखा है, पेंट कर रखा है, जैसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कोई त्यौहार को आप सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो एक मकान मिलने से ज़िंदगी जो उनकी खुल गई, जो कि आप सारे लोगों की बात से मिल रही है, ये सेलिब्रेशन मैंने और हिंदुस्तान के कोने कोने में देखा है। अमृत जी, तो ये भी तो एक बहुत चैलेंज रहा होगा आप लोग अब आपके लिए मिशन डायरेक्टर के तौर पे कि ज़मीन, मतलब जो शहरी योजना है वो उस शहर के बिल्कुल आसपास हो, लेकिन ज़मीन ऐसी भी हो कि वहाँ मकान भी फिर बनाने हैं आपने, और कितने ऊंचे कितने स्टोरीज बनाते हैं आप लोग? देखिए, इसमें हाउसिंग अमूमन पूरे तरह से स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ज़मीन की उपलब्धता और किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। बट G+8 G+4 नॉर्मली बनते हैं, और बड़े शहरों में जैसे बेंगलोर इत्यादि में इससे भी G+40 तक के प्रपोजल्स आ रखे हैं। तो वो डिपेंड करेगा क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कितना लैंड है। परंतु एक चीज़ ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और एक आपकी जानकारी में शायद होगा कि पिछले साल हम लोगों ने 2019 में मार्च महीने में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने किया था, और सर की बहुत मेहनत और सोच की वजह से वो परिणाम ऐसा निकला उसमें कि 56 प्रकार के नए टेक्नोलॉजीज़ पूरी दुनिया भर के यहाँ पे आए और उनका सिलेक्शन हुआ। और अभी बहुत ही हाल में हम लोग उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि 6 प्रकार के लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो है पूरे देश के अन्य कोनों में वहाँ पे लगाया जाएगा, और उसको लाइव लेबोरेटरी की तरह यूज़ किया जाएगा, ताकि लोग जो उसको यूज़ करेंगे वो जो इंजीनियर्स हैं, जो अर्बन लोकल बॉडी है, सब उसको अंगीकृत कर पाएँ कि किस प्रकार के नए टेक्नोलॉजी के साथ फास्टर पेस पे क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए एनर्जी को सेव करने के लिए वाटर सेविंग स्ट्रेटजीज़, आगे भविष्य की जो मकानें बनेंगी प्रधानमंत्री आवास योजना को उससे मिलाना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से बन रहा है। राजन जी, एक बात बताइए, चूंकि इसमें घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, चाहे उसको अपना घर जो कच्चा है उसको पक्का बनाने के लिए पैसा चाहिए या नया घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा किस प्रकार और तेज़ी से, क्योंकि यहाँ सेंटर भी है और स्टेट भी है, दोनों इसमें मिले हुए, तो बैंक्स की भूमिका उसमें क्या रहती है कि वो बिल्कुल सीधा और बहुत जल्दी लोगों तक पहुँच जाए? इसके लिए अभी सचिव सब बड़ा एक क्लैप शुरुआत किया। अच्छा, वो क्या है, सबसे पहले इनको एप्लीकेशन क्लैप में फाइल हो जाता है, उनको एक एप्लीकेंट आईडी जनरेट हो जाता है। जब एप्लीकेंट आईडी जनरेट हो जाता है, उनका मोबाइल में SMS चला जाता है, बोरोवर का मोबाइल में उनको एप्लीकेंट आईडी जनरेट हो गया। ये क्या करता है, बैंक और HFC जनरेट करके उसका बाद उनको लोन सैंक्शन करके लोन डिस्बर्समेंट करने के बाद, अभी एक मैडम ने बोला उनको पहले उनको 1 लाख मिला, दोबारा उनको 1 लाख मिला, दोबारा उनको 50,000 मिला। वो कैसा है, उनको जब तक मकान बनता रहता है वो डिफरेंट स्टेज में उनको लोन मिल जाता है, स्टेज वाइज। हाँ, स्टेज वाइज। जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन तो स्टेज की मॉनिटरिंग कौन करता है? वो बैंक वगैरह मॉनिटर करता है। बैंक मॉनिटर करता है, क्योंकि बैंक लोन देता है अभी स्टेज वाइज देता है। जब वो स्टेज वाइज उनको लोन देता है, उसी प्रकार वो सब्सिडी केंद्रीय सरकार से लेता है। वो सब्सिडी है सेंट्रल नोडल एजेंसी के थ्रू वो बैंक को जाता है। वो सेंट्रल नोडल एजेंसी अभी 3 है, एक नेशनल हाउसिंग बैंक है, एक हडको है, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वो तीनों क्या है, केंद्रीय सरकार से सब्सिडी लेके फिर इस सब्सिडी को PLI को, बैंक को और आवास वित्त कंपनी को देता है। आवास वित्त कंपनी सीधा बेनिफिशियरी का होम लोन अकाउंट में पहुंचा देता है। मिश्रा जी, टेक्नोलॉजी की बात अभी जो हुई, जैसे क्लैप को लेकर भी बात हो रही है, या जो अभी अमृत जी बता रहे थे, मकानों को बनाने से लेकर और मकानों को उपलब्ध कराने तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी किस तरह आई है और किस तरह से ये फास्टर हो गया सब कुछ? देखिए, ऐसा है कि मकान बनाने के लिए सबसे पहला तो मकान का नक्शा पास होना चाहिए,
ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक बात है। मतलब शहरों में मकान का नक्शा पास करना इतना बड़ा चैलेंज है। और आपने भी हाल में देखा होगा, सारे देश ने देखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट्स, एक वर्ल्ड बैंक पूरे दुनिया भर का सर्वे करता है जिसमें 10 अलग अलग इंडेक्स पे करता है, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन परमिट भी है। कंस्ट्रक्शन परमिट के बारे में हमारे देश का 2014 में जो स्थान था 185वां 185th पोजीशन था दुनिया में जी। फिर आगे बढ़कर के 183 हुआ, फिर 181 हुआ, लेकिन पिछले साल हम जम करके 52 स्थान पे आ गए, यानी सीधा सीधा 129 प्लेसेस का जंप लास्ट ईयर हुआ। और अभी जो हाल में वर्ल्ड बैंक ने अपना जो रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट के मुताबिक हमारा स्थान 27 हो गया, यानी टोटल 158 प्लेसेस का जंप हुआ हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंस्ट्रक्शन परमिट। और मैं आपको बता दूं, ये केवल दिल्ली या बॉम्बे में नहीं, बल्कि इसको पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में करने के लिए आज 13 राज्य हैं जहां पे कम्प्लीटली ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, वो आपको किसी को एक बार आपने अप्लाई किया 24/7 कहीं भी अप्लाई किया और उसका जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया, वो सीधा सीधा एक एक एजेंसी दूसरे से सीमलेसली सिस्टम पर इंटीग्रेटेड है। ये करीब हमारे 1328 शहर ऐसे हैं जहाँ पे आज ये पूरे देश भर में काम हो रहा है। और हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे मार्च तक 100% सारे शहरों को इसको ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम के, तो एक तो टेक्नोलॉजी का ये प्रयोग हुआ। बिल्कुल। दूसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जो मकान जैसे कि हमारे तमाम सारे लाभार्थी यहाँ बता रहे, आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन एज ए सचिव के रूप में मैं यहाँ पे बैठा बैठा एक एक मकान को हमने जियो टैग कर रखा है। और जियो टैग करने के नाते अब उनका मकान की नींव पड़ गई, मकान का ये पहला प्रोग्रेस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, पूरा हो गया। एक एक फोटोग्राफ्स और वीडियो हम उसको जो है जियो टैग करके उस कोऑर्डिनेट के माध्यम से, ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही जगह पे 2 मकान बना लें। आप अपने दफ्तर में बैठे बैठे देख सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, एक मकान। स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा हमारे जो मिशन डायरेक्टर है, हमारी पूरी टीम, एक PMU बैठी हुई है वो, और वही नहीं, राज्य सरकार भी, हर राज्य में हमने एक PMU बना रखा है, तो राज्य सरकार भी उसको एक एक चीज़ को देख सकती है। आपको हमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, हम जब वहाँ आपके पास पहुँचते हैं, लाभार्थी के पास पहुँचते हैं, हमें उनके इमोशंस मिलते हैं, हमें उन्हें देखने को मिलता है कि कितनी खुशी उनके परिवार और बच्चे को कर रखे। लेकिन उसकी जो टेक्निकल जो कैसे प्रोग्रेस हो रही है, वो सारा टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तीसरा जो है आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, आज आधार, जो हमारा आधार उनका है, बैंक का अकाउंट है, जो बैंक का जो है सिस्टम, मैंने सारे के सारे सिस्टम को ऐसे जोड़ दिया गया क्लैब के माध्यम से कि एक आदमी 2 मकान नहीं ले सकता है। जब आप लेंगे तो वो सिस्टम से ही जानकारी मिल जाएगी, ताकि डुप्लीकेशन नहीं होता। कई बार होता था कि यहाँ भी ले लिया, कहीं और भी ले लिया। तो अभी हमारा जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हर कोई को 2022 तक, जब हम देश की 75वीं जयंती मनाएंगे आज़ादी की, सबको मकान मिले, उसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग पूरा कर रहा है। इसी प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक बड़ा अवसर है हमारे लिए कि हम क्यों नहीं दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को लाएं। आज उसका एक चैलेंज, दुनिया का चैलेंज करके जो 56 टेक्नोलॉजी लाए, उसमें से 6 टेक्नोलॉजी, एक चेन्नई में, दूसरा इंदौर में मध्य प्रदेश में, तीसरा राजकोट में गुजरात में, चौथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, पांचवा जो है रांची में झारखंड में, और छठा अगरतला जो त्रिपुरा में। ये भी इन राज्यों को भी चैलेंज के माध्यम से लाया गया, टेक्नोलॉजी लाई गई। और अब यहाँ पे दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी से जब कंस्ट्रक्शन होगा, और इससे हमारी वो टेक्नोलॉजी जो बाहर आज हमारे पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी हमारी मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी हो जाएगी। हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे, जो हमारे आर्किटेक्चर प्लानिंग के बच्चे हैं, जो लोग इंजीनियर्स जो काम करें इस काम में, हर कोई जाके देखेगा। हम इसको वेबकास्ट भी करेंगे, लोगों को ले जा करके वहाँ पे दिखाएंगे, और इस पूरी टेक्नोलॉजी को सिलेबस का भी पार्ट बनेगा। तो ऐसे टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करके हम लोग इस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अमृत जी, यहाँ पर एक बात मैं ये समझना चाहूँगा, जैसा स्टेजेस में पेमेंट होती है, स्टेजेस में पैसे मिलते हैं, बहुत एक तरफ तो तेज़ी से मकान बनना और तेज़ी से सब काम हो रहा है, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी होता होगा, किसी व्यक्ति ने धन तो ले लिया, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां या उसे कुछ सामान नहीं मिला या कुछ भी हुआ, तो डिले अगर हो रहा हो, तो क्या आप लोगों की तरफ से वहाँ जाकर आप मालूम भी करते हैं कि भाई क्यों देर हो रही है, आप क्यों नहीं बना पा रहे? ऐसा भी कुछ होता है, दिक्कतें हैं लोगों की आप सुनते हैं? परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें कि किसी कारण से मौसम है, कुछ भी है, बहुत परंतु एक बहुत बड़ा जो मूलभूत परिवर्तन विचारधारा में भी आया है, वो ट्रस्ट का है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, हम लोग इस बात पे मानते हैं कि हमारी जो सफलता की धुरी है वो लाभार्थी, और जो जैसे आपने इनको अभी अनुभव किया,
इनका स्वप्न और इनमें जो ऊर्जा है उस मकान को पूरा करने का, आप सरप्राइज्ड होइएगा ये जान के कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी जिसमें हम लोगों ने 8 लाख से ज़्यादा केसेस किए हैं, जो एनपीएस है उसका 0.2% के लगभग है। मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये वो तबका है जो ईमान से रह के घर बनाना चाहता और देता है, और इस तरह की शिकायतें, किसी के यहाँ कोई घटना हो गई है, मौत हो गई हो, धनराशि की दिक्कत हो, उसमें भी हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक गाइडलाइन का एक अंश होता है, जिसके अंतर्गत की जो धनराशि बच जाती है उसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग फंड एक बनाया गया। ये धनराशि ट्रांसफ़र किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक को, जो कि बैंक्स को फर्दर दे देती है ताकि इस योजनाओं में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कम ब्याज पे वो मिल पाए। तो हमारी ग्रांट के अलावा अगर कोई लाभार्थी अपने से नहीं दे पा रहा धन, उसको दिक्कत आ रही है, तो वो सस्ते दरों पे ऋण भी ले सकता है अपने अंशदान को देने के लिए। तो इस प्रकार से 2-3 लोग, बल्कि राज्य सरकारें तो कई बार आगे बढ़ के अंश दे रही है और बाद में रिकूप हो जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा एनर्जी आया है और तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आ रहा है, और एक हम इसको क्रांति का स्वरूप बताना चाहेंगे। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया ट्रस्ट, वो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एक बस आप में से कोई एक मुझे ये बताएं, अब तक जो बात हो रही थी कि अपना घर, अपनी ज़मीन थी, उसको बनाया, आप में से कोई ऐसा भी लाभार्थी है जो फ्लैट्स में जो उस तरह से घर बनाए गए हैं उनमें जाके रह रहे हैं? आप बताएंगे? बताइए, आप बताइए। मैंने अभी रिसेंटली LIG कैटेगरी का घर लिया है सर। उसमें तो सर मैं सबसे पहले तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस इनकम में न केवल EWS को बल्कि MIG ग्रुप को भी शामिल कर लिया, वो बिल्कुल, जिसके तहत हमें डायरेक्टली मेरे अकाउंट में लगभग 2,35,000 रुपये डायरेक्टली मेरे प्रिंसिपल में आ गए। उसकी वजह से मेरा टेनर सीधा 5 साल कम हो गया। थैंक यू जी। हाँ, आपको बड़े जानकारी के लिए जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, इसमें उसके जो खातेदार है, जो जिसका लोन सैंक्शन होता है बैंक के माध्यम से, उसके खाते में सीधा सब्सिडी एक बार में क्रेडिट हो जाती है। नतीजन ये होता है कि उसका जो EMI है, जो उसको हर महीने पे करना है, वो लगभग 2,500 कम हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा जो है, मतलब अगर 20 साल में देंगे तो करीब 6 लाख रुपए उसके EMI में बचत होती है। देश में कुछ लाभार्थियों से जब हमने बात की तो उनकी प्रतिक्रिया इस प्रकार थी। साल बाद ऐसी सरकार बनी कि हम गरीबों का मसीहा आ गया दुनिया के अंदर और हम लोगों की किस्मत बदल गई। कभी हम सोचे नहीं थे कि हम लोग का बिल्डिंग बनेगा। मोदी चाचा ने ना सबको गरीब को मदद किया ना, बहुत अच्छा है। जीवन में पर्यंत सपना नहीं था कि हम लोग अपने पक्के छत में रहेंगे। भाड़े के रूम में रहते थे, 10 बाय 10 की रूम थी, उसी में हम लोग 4-5 लोग रहते थे। अभी यहाँ तो अच्छा है, 2 रूम है, सभी सुविधाएं, पानी है, बच्चों को खेलने को गार्डन है। जिंदगी तो ऐसे ही लगता था कि जैसे झुग्गी झोपड़ियों में ही बीतेगी कीड़े मकोड़े जैसे। आज तो सुखी जीवन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस जीवन में सब कमी पूरी हो गई। परवा मंदिर बना को दे रहे तो बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है उनका, अल्लाह मियाँ का, उनका अच्छा, बहुत अच्छा है। पहले पढ़ाई लिखाई तो उतनी भी ठीक स्थिति पे नहीं थी, बट ये घर मकान बन गया तो और थोड़ा सा हम लोग का सपना जाग उठा। जब तक हम जिंदा हैं उनको धन्यवाद ही देते रहेंगे, उनका बहुत बहुत हमारी नमस्कार। अंकल नहीं है प्रधानमंत्री अंकल, सो हम सबको घर दिया है रहने का, उसको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये वो कहानियाँ हैं और कहानियाँ जिनके सपने साकार हुए हैं और उनके चेहरों पर जो खुशी है वो लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि और भी जो हमारे मेहमान आए हुए हैं वो हमें बताएं कि उनको क्या लाभ मिला है। आप बताएं, लगता है आपकी टोपी देखकर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ आप हिमाचल से आई हैं। जी सर, नमस्कार सर, मेरा नाम सपना है, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से, और मेरा घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत निर्मित हुआ है, जिसमें हमें 1,65,000 सब्सिडी मिली हुई है। सर, मेरी परिवार की स्थिति ऐसी है कि हम एक छोटे से मकान में रहते हैं। हम 7 सदस्य थे और 7 सदस्य में हमारे सिर्फ 2 कमरे हैं
और 2 कमरों में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। घर में कोई मेहमान आता है तो हमें उनको सुलाने के लिए किसी के बोलना पड़ता था, या बरामदे में हम खुद सोते थे और अंदर उनको सुलाते थे। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और बरसात आपको पता ही है कि धर्मशाला में बहुत ज़्यादा होती है, और बरसात में तो हमारी स्लेट की छत थी तो उसमें पानी टपकने लगता था, और मिट्टी का मकान है तो वो भी पूरा ही गिला हो जाता, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और प्रधानमंत्री के माध्यम से हमें ये स्कीम से लाभ मिला, और इसके माध्यम से हमने जो मकान बनाया वो धर्मशाला और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो भूकंप की जोन में आता है, तो हमें भूकंप विरोधी मकान बनाया गया, जिसमें हमारे पिलर और जो बैंड डले हैं वो सरिये के डलवाए हैं, जिससे हमारा मकान बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यानी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया है। हाँ जी। आपको बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैं अमृत जी आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहूँगा, ये नई टेक्नोलॉजी की बात जो आपने बताई थी, इसके अलावा जो एक और बात है, अब जो जिन सबके घर हैं इस योजना के तहत, उनको किस तरह की बुनियादी सुविधाएं अब उनको मिलनी शुरू हो गई हैं इन पक्के मकानों की वजह से, जो पहले नहीं मिल रही थी, जैसे बिजली का जिक्र किया कुछ लोगों ने। इसके अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो उनको इसी के साथ मिलनी शुरू हो जाती है? देखिए, हाउस को हम कंप्लीट तभी मानते हैं, जो जियो टैगिंग के अलावा जो पहले बताया गया है, हाउस को घर तभी कंप्लीट है जब इसमें बिजली, किचन, पानी की व्यवस्था और कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, हाँ, शौचालय की व्यवस्था अगर होगा तभी उसे कंप्लीट माना जाएगा। तो पहले जैसा होता था कि कुछ बना दिया कुछ नहीं बनाया, तो घर को कंप्लीट की परिभाषा में ही इसको अंकित किया गया है कि तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग का ये मानना है कि किचन और टॉयलेट महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट है, और इसको हम लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं कि तरीका हो। और न सिर्फ वो, उसके साइजेस भी डिटरमाइन किए हुए हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कुछ जगह ये प्रवृत्ति रहती है कि बहुत छोटा घर दे दो। पूर्व में जैसा जिक्र आया था कि जेन्युआरएम में या उससे पहले के स्कीम्स में 18 स्क्वायर मीटर के भी घर बने हैं, 18 के, पहले 16.5 के बनते थे, फिर 20 पे आया। 30 स्क्वायर मीटर का जो प्रबंध इसमें किया गया, एक सोच की भी व्यापकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब आप 30 दे रहे हैं, बल्कि राज्य सरकारों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, और कुछ लोगों ने तो और भी ज़्यादा दिया, परंतु 30 को हम लोगों ने लिमिट पर रखा, जिसमें कि टॉयलेट का साइज, किचन का साइज, बेडरूम्स के साइजेस वो आधारित हैं और एनबीसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्थान पे कोई छोटा मोटा परिवर्तन वो करना चाहे तो वो राज्य सरकार और योजना पे वो देख लिया जाता है कि ये कुछ और एडिशंस करना चाह रहे हो, परंतु परिभाषित ये है कि 30 स्क्वायर मीटर का वो बनाया जाना आवश्यक है और ये सुविधाएं देनी होगी। जी राजन जी, ये जो तमाम सुविधाएं हैं और ये सब देने में ऐसा तो नहीं होता कि जो लाभार्थी है उसका बजट बढ़ जाता है या उसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको लाभार्थी क्या वो बेसिकली वो जब लोन लेता है उस टाइम उनको घर का बजट बनाता है। ओके, वो घर का बजट बनाएगा में उनको ये बचत होने में वो और कोई सुविधा के लिए यूज़ कर सकता। ठीक है, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए ये जो इसकी वित्तीय प्रबंध है, ये उस बहुत बड़े सोच की जो परिभाषित कर रहा है वो ये है कि इतना धन अरेंज करना इतने व्यापक स्कीम के लिए कोई आसान काम नहीं था, परंतु आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव का और मोदी जी के इसका आप वो देखें कि हम लोग को एक अलग प्रबंध दिया गया जिसमें बजट के अलावा एक EBR का मैकेनिज्म बनाया गया, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, जिसमें 60,000 करोड़ तक की हम लोग को लिमिट दिया गया है, जिसके की अंतर्गत हम पैसा उनके अनुमति से, वित्त मंत्रालय की अनुमति से उठाते हैं और इन लाभार्थियों तक उसको पहुंचाते हैं। मिश्रा जी, अब आपसे मैं यहाँ ये समझना चाहूँगा, इतनी बड़ी योजना, इतने ज़्यादा संख्या में घर बनाना और लक्ष्य भी आपने बहुत नज़दीक है 2022, तो अब पहली बात तो ये कि जिस तरह से ये योजना चल रही है, इस योजना का लाभ क्या बाकी जगहों पर भी हम देखेंगे? क्या बाकी योजनाओं से भी जुड़ने का कोई इसका वो लाभ आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि अभी थोड़े समय पहले एक हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम रखा अंगीकार। अंगीकार कार्यक्रम में जितनी भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए उजाला योजना है, अब उजाला योजना में LED लाइट है, तो इस घरों में भी हर एक के पास LED लाइट होगी तो उसकी सेविंग होगी। आप जानते हैं LED से कितना बड़ा, जैसे हम सारे लोकल बॉडीज़ में LED को बहुत प्रमोट करें तो इन मकानों में LED लाइट लगे। इसमें ट्री प्लांटेशन है,
सोलर एनर्जी के तहत उसका सोलर एनर्जी का लाभ ले सके, जो हमारा गैस कनेक्शन के बारे में जो योजना है उसका लाभ, मैंने जितनी भी सारी योजनाएं हैं उन सारी की सारी योजनाएं तो बैंक का उनका सीधा सीधा बैंक अकाउंट के साथ उनका हो सके। तो उनका भी तो हमने नया जो चीज़ चालू किया कि बैंक जाकर के उनको एजुकेट भी करेंगे, ऐसे लोगों को एजुकेट भी करेंगे कि जिससे कि आगे भी न केवल उनको मकान मिले बल्कि अगर कोई रोजगार करना चाहे, कुछ और करना चाहे, उनको कैंप लगा करके कि कैसे रोजगार के लिए आपको कर सकते। तो इन तमाम सारी योजनाओं में हमारी मंत्रालय के द्वारा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में इनको स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ से उसको जोड़ा गया। तो ऐसे तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया जिससे कि जो लाभार्थियों एक फुल फ्लेजेड एफर्ट हो सरकार के द्वारा, इससे कि वो गरीबी से वो बाहर निकले, अपनी दिक्कतों से बाहर निकले और सीधी सीधी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ सके। बहुत सुंदर तरीके से बताया, सब लिंक हो गए एक तरह से। लेकिन एक और जो बात आती है जहन में वो ये आती है कि इसमें रेरा और जो टेनेंसी जो एक्ट है उसका लाभ या उसको किस प्रकार से आपने इस योजना के साथ जोड़ा है अब लाके? पहले तो हम रेरा की बात करेंगे। रेरा एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेटिव लेजिस्लेशन है। अभी तक मैंने हम कहेंगे कि तो रेरा के पहले का क्या युग था और रेरा के बाद का क्या युग था। लोग मकान के लिए अपनी जीवन की पूंजी लगा के सारा बचत को लगा करके मकान के लिए अल्पाई करते थे और पैसा दे पहले सोचते थे कि 10 लाख में मकान मिलेगा, मकान बनाते बनाते वो 25 लाख हो जाते थे। कहते थे कि मैं 100 स्क्वायर मीटर का मकान चाहिए, वो पता चला कि उन्हें केवल 60 स्क्वायर मीटर मिल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी जी। रेरा के आने के बाद अब पूरे देश में एक रियल इस्टेट सेक्टर में, जो कि आज रियल इस्टेट सेक्टर के भी लोग जितने वो भी प्रसन्न हैं, बैंक भी प्रसन्न है, जो लाभार्थी प्रसन्न है, ये कम से कम अकाउंटेबिलिटी जो एक बनने से जो आज एक समस्या बनी कि बहुत सारे मकान अधूरे पड़े हुए पूरे नहीं हो रहे, वो पूरा हो रहा है। और रूल्स बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन में लगभग 47,000 से ज़्यादा रियल इस्टेट के लोग इसमें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुके हैं। करीब 37,000 से ज़्यादा जो रियल इस्टेट एजेंट्स इसमें रजिस्टर हो चुके हैं और आज की डेट में करीब 32,000 से ज़्यादा केसेस भी डिस्पोजल हो चुके हैं। तो एक निश्चितता, मैंने पहले जो ऐसा वातावरण था कि अनिश्चित वातावरण था, अब उससे एक निश्चितता की तरफ, डेफिनेटिवनेस कि भाई ठीक है हमने अगर मकान के लिए खर्च लगाया है तो हमको मकान मिलेगा। तो एक इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। दूसरा, आज एक ऐसी व्यवस्था आज पूरे देश भर में स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल हैं, आपको एक जगह थे, कभी आज वो फरीदाबाद में काम कर रहा है, कल को गाजियाबाद में चला जाता है, वो दिल्ली के एक पूरब से जाकर के पश्चिम में चला जाता है। तो उसको तो हर जगह मकान नहीं बनाएगा, उसको किराएदारी का मकान चाहिए। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल टेनेंसी एक्ट भारत सरकार ने बनाया है। अभी उसकी कुछ उसका फाइनल परीक्षण हो रहा है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये कानून राज्यों तक पहुँच जाएगा और राज्यों ने जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत राज्यों ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है भारत सरकार के साथ। उनका एक MOU साइन है कि हम लोग जो भारत सरकार का जो नया कानून होगा, इस कानून को अपने राज्यों में लागू करेंगे। तो या तो वो अपने पुराने जो कानून है उसको चेंज करेंगे या अपने जो नया कानून होगा एक नया कानून बनाएंगे और ये कानून प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। इसमें हर तरह की व्यवस्था की गई है कि किराएदार की क्या जिम्मेदारी है, आपकी जो किराया देने वाला उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि एक नया बिजनेस लाइन एक शुरुआत होगा देश में, जो कि हम लोग बहुत तेज़ी से अर्बनाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा आप में से कुछ लोग जिन्होंने अभी तक अपने विचार नहीं व्यक्त किए हैं वो ज़रूर बताएं। पहले मेरा मकान कच्चा था और बरसात में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, घर में पानी भरा जाता था, मैं उसको लीसती थी, फिर बिस्तर लगाती थी और सोते थे हम लोग। अब मुझे बहुत सहूलियत मिली आवास योजना से। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें मेरा मकान मुझे लाभ मिला आवास योजना से। प्रधानमंत्री योजना से पैसा मिला और मैंने भी 4 कमरे बनाए, संडास, बाथरूम, किचन, 2 कमरे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भारत सरकार की। मेरा छोटा सा मकान था, कच्चा कमरा था, उसमें पानी भर जाता था। प्रधानमंत्री आवास की योजना से हमारे को पता चला आ रही है, हमने एप्लीकेशन वगैरह दी, फिर हमारे पैसा मंजूर 17 में दी, तो 19 में मंजूर हुआ। अब हमने पैसा मिला, 4 किस्तों में हमारे को पैसा मिला। हमने आस्ते धीरे धीरे करके वो मकान बना लिया, बड़े टाइम से पैसा भी मिला, तो हमने मकान बनाया। अब हम बहुत खुश हैं। मोदी जी की बड़ी बड़ी धन्यवाद है। चलते चलते एक सवाल जो मैं आप तीनों से चाहूँगा, छोटी छोटी टिप्पणी
इस योजना का जो लाभ है वो लाभार्थियों से हम सुन रहे हैं, इस योजना को किस तरह से लागू किया है वो हमने आपसे सुना। ये बताइए हमें, ये योजना कितनी ज़रूरी थी हमारे देश के लिए, और दूसरी चीज़, इस योजना से देश में आने वाली और योजनाओं के लिए क्या लाभ होने जा रहा है? सबसे पहले ये फ़ायदा हो गया क्योंकि ये EWS LIG लोगों का वो सबसे बड़ा शॉर्टेज है, हाउसिंग शॉर्टेज था। वो अभी क्या है, बैंक और विद कंपनीज है, वो लोग अभी EWS LIG में मोर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग का माध्यम से। अमरीश जी आप बताएं। मैं समझता हूँ कि इनके आंसू इस बात के परिणाम है कि योजना की कितनी ज़रूरत थी। जहाँ तक साकार करने की बात है, हमारे लिए मकान नहीं है, जो हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने कहा है इसको कभी मकान के रूप में नहीं देखना। ये वो कड़ी है जिसके माध्यम से वो बच्ची पढ़ पाएगी, ये वो कड़ी है जिसके माध्यम से उस महिला का उत्पीड़न, चाहे वो बाहर जाने शौच की वजह से हो, चाहे एक डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस में खाना बनाने के लिए हो, चाहे उस लड़की के लिए हो जो पढ़ के IIT क्वालिफाई करना चाहता हो, तो वो उन सपनों को साकार करने का भी बहुत सशक्त माध्यम है। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। सिर्फ मकान के अलावा हम लोग उसको बहुत व्यापकता से देखते हैं। हर आदमी का सपना होता मकान। मकान नहीं था तो वो उस मकान के लिए इतना जूझ रहा था, चाहे पानी हो, बिजली हो, गैस हो, साधारण सुविधाओं हो, उन चीज़ों से इतना जूझ रहा था कि वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे पा रहा था। लेकिन इस योजना ने उसको ऐसे पंख दे दिए कि अब वो खुले आसमान में जितना उड़ना चाहता उड़ सकता है। मैं तो देखता हूँ, जब जाता हूँ, जब इन लाभार्थियों से बात करता हूँ, उनके परिवारों में जाके मिलता हूँ, तो अब वहाँ पे बच्चे, मुझे लगता है कि कल को IIT में बच्चे निकलेंगे, वहाँ से IAS अफसर बनेंगे, वहाँ से जो बच्चे अब वो अच्छी इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, तमाम सारी चीज़ों से जुड़ेंगे। और फ़ायदा किसको होगा? हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, देश को होगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली इंक्लूसिव, लोगों को इंक्लूड करने के लिए, व्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और इस योजना के बारे में बातचीत करने के लिए। और हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ आए हुए हमारे जो तमाम मेहमान हैं, जो लाभार्थी हैं इस योजना के। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह एक नए कार्यक्रम में नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।